हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये हर बार की तरह हम क्लास 12 फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो उठा करके लेकर के आए हैं और उसको जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे भी। अब डिस्कस तो कर रहे हैं लेकिन हम काफी समय से एक बात ये भी जान रहे हैं कि भैया 1.5 महीना बीतने को आया है, कितने सारे टॉपिक जो है वो कवर किए जा चुके हैं, कितने सारे जो टॉपिक्स हैं अभी कवर किए जाने हैं, इस चीज का आइडिया जो है अभी नहीं है। ठीक है, हमें तो है, आप लोगों को नहीं है। लग रहा है कि भाई इतना सा सिलेबस है, निपट जाएगा। अरे निपट तो जाएगा, निपट तो हर कोई जाता है, लेकिन भाई उसको निपटाने के लिए टाइम भी तो लगेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप जो है किताब खोल के बैठे और चिट्टी रोबोट की तरह जो है उसको स्कैन करना तुमने चालू किया और चालू करते करते जो है वो 1 महीने के अंदर तुम्हारा खत्म हो गया। पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहां पे डिपेंड करता है कि भाई बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो आईक्यू लेवल आखिरकार है कैसा, है ना। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए हमें करना क्या है, कंसिस्टेंटली जो है अपने टॉपिक्स को यहाँ 1 बाय 1 पर डे के बेसिस पर जो है पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भाई आप देख रहे हैं कि हम एक टॉपिक से ज्यादा जो है वो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि एक टॉपिक को समझने में, उसको अप्लाई करने में, उसको लिखने में टाइम लगता है ना। अगर इन सब चीजों की प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब प्रॉब्लम अगर क्रिएट होगी तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भैया आपके सामने है, पढ़ लीजिए उसको, है ना। एक बार नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़ो, दोबारा नहीं समझ में आ रहा तीसरी बार पढ़ो। इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स जब आप उसको रिवाइज करेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। फिजिक्स कहने में आसान होती है लेकिन एक्चुअल में आसान है नहीं। कहने में तो हम कह दें कि भाई तुम्हारे आसपास जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ फिजिक्स है, लेकिन इंटरनली भी तो हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स को रिलेट करती है। अब उसको समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, करोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया कैसे काम चलेगा? हवाबाजी में जो है बैठ करके कि हाथ हिलाया कि हाँ हम भैया फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो हो गया काम, तो नहीं हो सकता है। वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि टीचर ने करवा दिया, अपनी किताब से तुमने देख लिया उसको या कॉपी पे नोट कर लिया, बस उसके बाद में काम खत्म। तो तुम भूल जाओ कि तुम फिजिक्स जानते हो और तुम ये भूल जाओ कि हमको पढ़ाना आता। तुम बाद में यही कहोगे मास्टर बेकार है ना। बेकार हम नहीं, बेकार तुम हो। इस चीज को जो है अपने माइंड में बैठा लीजिए और बढ़ते हैं अपने एक और टॉपिक की तरफ। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अगर कोई चीज दी जा रही है तो उसको समझो, उसको पढ़ो, उसको अप्लाई करना सीखो। ये नहीं कि उसको पढ़ा स्किप मार दिया, उसको लिखा स्किप कर दिया, बुक उठाई देखा टॉपिक, टॉपिक बहुत बेकार लग रहा है स्किप कर दिया। ऐसे कहाँ समझ में आएगा? समझने के लिए हमको उसको इंटरनली एक एक पॉइंट को जानना पड़ेगा है क्या। जब 50% जानोगे तो 60% जानने का मन करेगा, जब 60 जानोगे तो 70 जानने का मन करेगा। तो भैया इसके लिए क्यूरियोसिटी तो जगाओ कि हमको जो है समझना है, जानना है। जब ये क्यूरियोसिटी बनेगी ही नहीं तो तुम बैठे रहो, है ना। एक वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया था कि भोंदू बने बैठे हुए हैं। तो वो भोंदू बन के बैठे रहोगे तो भोंदू ही रहोगे, कभी जो है स्मार्ट बन नहीं पाओगे। तो आज का टॉपिक क्या है उसको हम जानते हैं। टॉपिक ये है हमारे पास में मीटर ब्रिज, इसको हिंदी में मीटर सेतु कहते हैं। हमको ये क्यों पढ़ना है भाई? फिर वही बात व्हीट स्टोन वाली कि भैया इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ना है। भैया पेपर में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। न्यूमेरिकल आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं। इसकी थ्योरी आती है, हाँ आती है। ऑब्जेक्टिव बनता है, बिल्कुल बनता है। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, किस लिए बनेगा, वो सारी बातें बताई जाएंगी। बस फर्क क्या है, तुम लोग मन लगा करके देखो। अगर देखोगे नहीं तो कुछ समझ में आना नहीं है। समझ में नहीं आएगा तो फिर बैठे रहोगे भोंदू बने, है ना। तो भोंदू बन के बनने से अच्छा है कि चुपचाप चीजों को समझ करके उसको एब्जॉर्व करो, एब्जॉर्व करके जो है कंटेंट को लिखने की कोशिश करो, है ना। रिलेट करने की कोशिश करो, कैसे न्यूमेरिकल बन सकता है, कैसे क्या हो सकता है, तभी जो है समझ में आएंगी चीजें। वरना बैठे रहोगे कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। अब तुम ये सोचो कि 100% जो है कोई टीचर करवा दे आकर के, चाहे वो कितने ही बड़े प्लेटफॉर्म का टीचर हो, चाहे वो कितने ही छोटे प्लेटफॉर्म का टीचर हो, नहीं करवा पाएगा। बहुत ब्रॉड सिलेबस है। लेकिन हाँ ये है कि वो की पॉइंट्स हो सकते हैं, की डेरिवेशंस की तुम्हारे पास में जो थ्योरीज हो सकती हैं, फॉर्मूले हो सकते हैं, वो बता सकता है। लेकिन हर एक टाइप का न्यूमेरिकल लगवाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। हर एक पॉइंट को कवर करना उसके लिए पॉसिबल नहीं, पॉसिबल जो है वो नहीं है। 50% एफर्ट हमारा, 50 आपका, तब जाकर के जो कोर बनता है, एक बेस बनता है, ये 70 to 80% के आसपास जो है बनेगा। चाहे जितना बड़ा धुरंधर टीचर हो, आकर के अगर यूट्यूब पे ये बोलता है कि
हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे तो सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं, ठीक है। कैसे आपने भरोसा कर लिया? किताब उठा करके देखो भैया, किताब उठा करके देखो, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, है ना, दो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड है, तो हर एक पॉइंट को कवर करना, हर एक पेज को कवर करना किसके बस की बात है? वो की पॉइंट्स को पढ़ा रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ कवर हो रहा है, नहीं, पेपर में कुछ और आ गया तो कहा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पढ़ाया नहीं गया, तो कहाँ से क्या बोलते हैं सिलेबस के अंदर से आएगा जब आप बुक को ही जो है थॉरोली यहाँ पे रीड नहीं करोगे, समझोगे नहीं तो थोड़ी क्यूरियोसिटी अपनी तरफ से भी जगाइए और थोड़ी मेहनत हमारी, थोड़ी आपकी, है ना। दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है, इतना कहा जा रहा है चिल्ला चिल्ला के कि भैया पढ़ने में मन लगा लो, है ना, लेक्चर देख लीजिए, समझ लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये टॉपिक है, देखते हैं। चलो, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु के बारे में जानेंगे कि ये आखिरकार है क्या। तो इसका एक फिगर है 12th बोर्ड्स के लिए, एक फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सारी बातें जो हैं इसके अंदर समझ में आ जाएंगी। तो जानते हैं, समझते हैं इसको कि मीटर ब्रिज या फिर मीटर सेतु आखिरकार है क्या। लेकिन उसको जानने से पहले करना क्या है, एक शेयर, एक कमेंट, एक लाइक कर दीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे बड़ा कामचोर कोई नहीं है, ठीक है। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आपसे बड़ा कामचोर कोई है नहीं, क्योंकि आपको देखने में मन ही नहीं लगता है ना। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और आसान बहुत है। कहने वाले तो कह देंगे अरे इतना मुश्किल टॉपिक सब कुछ, लेकिन कहाँ मुश्किल है भैया, समझो तब तो आसान है और समझो तब तो मुश्किल है। देखो यहाँ पे एक शेयर मार दीजिए पहले, चलो ध्यान दो। ये हमारे पास में भाई साहब है क्या, ये हमारे पास में मीटर सेतु है, मीटर ब्रिज है। अब मीटर ब्रिज है तो इसको भैया हम क्या करें, है ना। अरे भैया इसका एक्सपेरिमेंट होता है क्लास 12th में। अच्छा, क्लास 12th में एक्सपेरिमेंट होता है, हाँ, लेकिन भैया ये इतना एक्सपेरिमेंट का हम करेंगे क्या, हमको तो थ्योरी लिखनी है, तो भैया थ्योरियो आती है इसकी। अगर थ्योरी आती है तो भैया न्यूमेरिकल हम करेंगे, हाँ न्यूमेरिकल भी आता है, सब कुछ आता है। तो जानो भैया ये है क्या आखिरकार। देखो यहाँ पर हमारे पास में ये दो एल शेप की कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, ठीक, और थोड़ा गैप छोड़ करके यहाँ पर एक और कॉपर की स्ट्रिप जो है वो बनी हुई है, और इनको यहाँ पर किया क्या गया, स्क्रू जो होते हैं, स्क्रू जो पेच होता है उससे टाइट किया गया है। अब टाइट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, जैसे हम तुमको टाइट करेंगे, ये पेच जो है इसको टाइट करेंगे, तो भाई टाइट टाइट करते करते ये भी टाइट, तुम भी टाइट, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो हमारे पास में एल शेप की कॉपर स्ट्रिप्स हैं, इसके पॉइंट ए और पॉइंट सी से एक तुम्हारा 1 मीटर लेंथ का मैग्नेन या कॉन्स्टेंटन का एक वायर जो है वो तुम्हारा बंधा हुआ है, और ये तुम्हारा मैग्नेन और कॉन्स्टेंटन का जो वायर होगा ये तुम्हारा वुडन बेस पर जो है वो बंधा होगा, और वुडन बेस पर एक स्केल जो है वो तुम्हारी लगी होगी जिस पर हम रीडिंग को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये तुम्हारे पास में एक मैग्नेन और कॉन्स्टेंटन का वायर है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर की है, ठीक, और ये किस पे लगा हुआ है, ये एल शेप की दो कॉपर स्ट्रिप्स पे जो है ये लगा हुआ है। थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ करके यहाँ पर एक और कॉपर की स्ट्रिप है जिसको हमने स्क्रू से क्या कर रखा है भैया, इसको हमने स्क्रू से टाइट कर रखा है, बात खत्म। अब यहाँ पर देखो कि ये जो गैप है, इस गैप में, है ना, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, और सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें से रेजिस्टेंस हमको निकालनी है, और ये रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस होगा, इसी को हमको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक। अब ध्यान दो कि ये जो हमारे पास में ए और सी यानी कि एल शेप के दो हमारे पास जो ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, इन कॉपर स्ट्रिप्स को एक सेल की मदद से, एक रियोस्टेट की मदद से, एक की मदद से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। सेल क्या होता है, सेल से करंट निकलती है, कई से निकलेगी, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ निकलेगी। सेल में क्या होता है, सेल में भैया ईएमएफ होता है, ईएमएफ के अंदर, सॉरी, सेल के अंदर जो करंट बहती है वो उल्टी बहती है, निगेटिव से पॉजिटिव। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट एक हमारे पास में कह सकते हैं कि ये भी एक डिवाइस होता है जो क्या काम करेगा,
जो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने का, यानी कि कम करेगा या फिर ज्यादा करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ होती है या मैग्नीट्यूड होता है उसको कम ज्यादा करने का काम जो है वो रियोस्टेट करता है। की क्या होती है? की खटका होता है, खट खट खट। इसको दबाओगे तो तुम्हारी जो करंट है वो बहने लगेगी, और इसको तुम क्लोज करोगे तो ये जो करंट है वो तुम्हारी रुक जाएगी। सिंपल सी बात है, ये इससे जुड़ी हुई है। अब ध्यान दो भैया यहाँ पर कि ये जो पॉइंट डी है हमारे पास में, ये डी से एक तुम्हारे पास में शंटेड गैल्वेनोमीटर है ना, जी जो है वो जुड़ा हुआ है, और इससे ये जो हमारे पास में एक नॉब है, नॉब मतलब कि नोब जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं था, केवल एक पॉइंट है हमारे पास में, क्या कि 1 मीटर एक तुम्हारे पास में वायर होगा जो कि मैग्नीना कॉन्स्टेंटन से बना होगा, जो कि एल शेप की 2 स्ट्रिप्स जो कि कॉपर की होंगी, ए और सी से कनेक्टेड है। थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर एक तीसरी स्ट्रिप भी यहाँ पर मौजूद है, डी जिसको कहेंगे। ए और डी से एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है इस गैप में, और सी और डी से अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल एस है। ठीक, अब डी के मिडिल पार्ट से एक शंटेड गैल्वेनोमीटर है जो कि एक स्लाइडिंग जॉकी से कनेक्टेड है, और ये स्लाइडिंग जॉकी तुम्हारी कौन सी है? ये नीचे वाली। हमने कहा कि ए और सी जो है वो एक सेल और रियोस्टेट और की से जो है वो कनेक्टेड होगा। इतना आपको जो है कंस्ट्रक्शन में लिखना है। ठीक, अब बात आती है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये वर्क करता है व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पर। ये क्या काम करेगा? यहाँ पर वर्क करेगा। अब ध्यान दो, हमने इस की को यहाँ पे बंद किया। की को बंद करने पर हुआ क्या कि इस सेल में से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारी निकली। अब ये ऊपर की तरफ जब जाएगी तो इस वायर में जो है ये फ्लो करना स्टार्ट करेगी। वायर है तो भाई करंट का फ्लो करना जो है जरूरी है, नहीं फ्लो करेगी तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारी लगातार जो है फ्लो कर रही है। अब हमें करना क्या है? करना ये है कि यहाँ पर ये जो शंटेड गैल्वेनोमीटर या फिर स्लाइडिंग जॉकी है, इसको हमको खिसका के यानी कि सरका के इस वायर के ऊपर टच करवाना है। और टच करवाना कैसे है? टच करवाना इस तरीके से है कि ये जो गैल्वेनोमीटर हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इस गैल्वेनोमीटर में किसी भी टाइप का कोई भी डिफ्लेक्शन हमको देखने को ना मिले। तो मान लो कि हमने पॉइंट बी पे जो है इस वायर के इसको टच कराया, तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन हमको देखने को यहाँ नहीं मिला। तो डिफ्लेक्शन अगर देखने को नहीं मिला तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर जो करंट है वो करंट की वैल्यू या मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है। ठीक, तभी हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। तो हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। और जो हमारे पास में मीटर होगा, ये मीटर ब्रिज, ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। भाई व्हीटस्टोन में हमने यही बात जानी थी कि अगर जिसमें गैल्वेनोमीटर हमारे पास में डायगोनल में बंधा हुआ था, उसमें अगर करंट नहीं बह रही है, की क्लोज करने पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो क्या है? बैलेंस है। तो वैसे यहाँ पर कि P अपॉन Q का रेशियो ये R अपॉन S के रेशियो के क्या होगा? यहाँ पर इक्वल होगा। हमने कहा कि ये 1 मीटर लंबा जो है वायर है, ठीक, तो इसको हम 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब 100 लिखेंगे तो A से B के बीच की लेंथ को L मान लो, तो B से C की क्या हो जाएगी? 100 माइनस का L हो जाएगी, है ना। तो भाई पूरा अगर हमारे पास में ये 100 सेंटीमीटर का एक वायर है या फिर 1 मीटर का एक वायर है, तो इतनी लेंथ अगर L ली है तो बची हुई क्या होगी? 100 में से L को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बन जाएगी। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या ध्यान दिया जाए कि एक रेशियो हमको पता है कि जब मीटर ब्रिज या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस होता है तो एक रेशियो आता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन में S। ठीक, अब ध्यान दो, अगर हमने कहा, क्या हमने कहा भैया कि यहाँ पे इस A और B का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है यानी कि जो P है, ये P आखिरकार क्या होगा? तो यहां पर लिखेंगे रेजिस्टेंस, AB। AB का रेजिस्टेंस क्या है? P है। तो ये क्या होगा? ये होगा रो L अपॉन में A, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? S निकालना है, तो पहले P अपॉन Q का रेशियो चाहिए। BC का रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस BC ये Q है, तो रो, यहां पे ध्यान दो,
कि लेंथ कितनी है, 100 माइनस का एल है, तो 100 माइनस का एल अपॉन में कैपिटल ए। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे चेंज जो है वो होगा नहीं, सेकंड कह देते हैं, थर्ड कह देते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऊपर है। क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लगभग इक्वल होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो इसमें हमको कोई चेंजेस जो है वो फिलहाल तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इक्वेशन सेकंड को थर्ड से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक, तो P अपॉन में Q जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रो L अपॉन में A, है ना, और अपॉन में रो 100 माइनस का L अपॉन में A, ये हो गया। रो से रो कैंसल आउट, और तुम्हारा रेशियो जब ये पलटेगा तो A से A भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो P अपॉन में Q जो है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा L अपॉन में 100 माइनस के L के बराबर। ठीक, ये हो गई इक्वेशन 4। अब P अपॉन Q की वैल्यू जो है L अपॉन में 100 माइनस का L, एक काम करो, इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट में यहां पर इक्वेट कर दो। तो जब यहां पे इसको इक्वेट करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि ये आ जाएगा R अपॉन में S इज इक्वल टू L अपॉन में 100 माइनस का L। ठीक, S की वैल्यू निकालनी है तो पलट लो रेशियो को, तो S अपॉन में R इज इक्वल टू 100 माइनस का L अपॉन में स्मॉल l। ठीक, R को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर लिख देते हैं, जगह थोड़ी कम है, तो S बराबर R, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस का L अपॉन में स्मॉल l। इस तरीके से हम किसी भी मीटर ब्रिज के लिए उसका जो रेजिस्टेंस है कैपिटल S, उसको क्या कर सकते हैं भैया, काउंट कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। यही है मीटर ब्रिज, और कुछ है नहीं इसमें। तो सिंपली ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन है क्या, दो एल शेप की कॉपर स्ट्रिप्स हैं, जिसपे एक हमारे पास में 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर का मैग्नेट कॉन्स्टेंटन का वायर है, एक गैप छोड़ करके एक दूसरी हमारे पास कॉपर स्ट्रिप है जिसपे शंटेड गैल्वेनोमीटर विद स्लाइडिंग जॉकी यहाँ पे कनेक्टेड है, और ए और सी के बीच में सेल रियोस्टेट की लगी हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये अननोन रेजिस्टेंस है। यही हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो की को प्रेस करेंगे, करंट बहेगी, इसमें तुम्हारी करंट आएगी, तो इसको हम स्लाइडिंग जॉकी को इस पर टच करेंगे, देखेंगे किस पॉइंट पर ब्रिज जो है बैलेंस हो रहा है। तो ब्रिज बैलेंस होने की कंडीशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई S, इक्वेशन फर्स्ट। इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जो है फार्मूला पढ़ा, तो P इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू रो 100 माइनस एल बाई ए। P बाई Q को यहाँ पे आपस में डिवाइड, P और Q को आपस में डिवाइड करेंगे तो L अपॉन में 100 माइनस एल बचेगा, तो इसको उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेट करो, तो R बाई S इज इक्वल टू L अपॉन में 100 माइनस का L। तो इस तरीके से S की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो यही था मीटर ब्रिज। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो भैया दोबारा वीडियो देख लियो, फिर भी नहीं आया उसके बाद देख लियो, फिर भी नहीं आया उसके बाद देख लियो, लेकिन देख जरूर लीजिए, समझ जरूर लीजिए, आएगा जरूर पेपर में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें कि भाई अगर हम एनर्जी लगा रहे हैं तो आपको भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।